नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास भारतीय संविधान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है, खास तौर पर मौलिक अधिकारों पर, मतलब फंडामेंटल राइट्स। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए अधिकारों की गारंटी दी कैसे। ये सिर्फ एक कानूनी चर्चा नहीं है, ये कहानी है कि कैसे भारत ने दुनिया के दो सबसे बड़े मॉडल को देखा, परखा और फिर अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया। हम ये पता लगाएंगे कि हमारे अधिकार असल में कितने मजबूत हैं, क्या संसद उन्हें बदल सकती है और ये हमें बचाते किससे हैं, सिर्फ सरकार से या एक दूसरे से भी। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हमारे संविधान निर्माता अधिकार देने की सोच रहे थे तो उनके सामने दुनिया के दो बड़े मॉडल थे। पहला इंग्लैंड का, और जो बात मुझे सबसे अजीब लगती है वो ये है कि वहां नागरिकों के लिए कोई लिखित मौलिक अधिकारों की सूची ही नहीं है। ये सुनकर थोड़ा डर लगता है ना? हाँ, ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे उनकी एक अलग सोच है। इंग्लैंड में नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत चलता है। मतलब आप तब तक कुछ भी करने के लिए आजाद है जब तक कोई कानून आपको साफ साफ रोकता नहीं है। उनकी फिलॉसफी ये है कि अधिकारों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा भरोसा अपनी संसद पर डाल दिया है। एक मिनट, मतलब जिस संसद को कानून बनाने की ताकत दी गई है वही लोगों के अधिकारों की रक्षक भी है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि लोमड़ी को ही मुर्गी घर की रखवाली का काम दे दिया हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही वो डर था जो अमेरिकी संविधान निर्माताओं के मन में था। वो एक ताकतवर राजा और संसद से लड़कर आजाद हुए थे। उन्हें डर था कि कल को बहुमत वाली संसद ही तानाशाह न बन जाए, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया। अच्छा, तो अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स सिर्फ ये नहीं बताता कि नागरिक क्या कर सकते हैं, बल्कि ये सरकार पर एक नो एंट्री का बोर्ड लगाता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो अधिकार सरकार और संसद दोनों की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं, और इस लगाम को कसने का काम वहां की सुप्रीम कोर्ट करती है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। मतलब अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो अधिकारों के खिलाफ हो, तो वहां की अदालतें उसे एक अंपायर की तरह तुरंत रद्द कर सकती हैं। आखिरी फैसला हमेशा अदालत का होता है। तो भारत एक चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ इंग्लैंड का मॉडल जो कहता है संसद पर भरोसा करो, दूसरी तरफ अमेरिका का मॉडल जो कहता है अदालतों पर भरोसा करो। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। हमारे संविधान निर्माताओं ने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने एक बीच का, एक भारतीय रास्ता चुना। ये एक बहुत बड़ी बहस थी। ब्रिटिश सरकार का जो साइमन कमीशन था, वो चाहता था कि भारत भी इंग्लैंड का मॉडल अपनाए, यानी कोई लिखित अधिकार ना हो। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जैसे भारतीय राष्ट्रवादी इस पर अड़े हुए थे। उनका तर्क था कि हमें एक ऐसी सरकार से निपटना है जो कमजोर संसद का इस्तेमाल करके लोगों के अधिकार कुचल सकती है। हमें दरवाजे पर एक मजबूत ताला चाहिए। और वो ताला बना हमारे संविधान का भाग 3, यानी मौलिक अधिकार। एकदम सही। और ये ताला सरकार और संसद दोनों पर लगता है। भारत ने इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक शानदार संतुलन बनाया है। यहाँ अदालतें किसी कानून को रद्द तो कर सकती हैं, जिसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं, लेकिन संसद भी संविधान के दायरे में रहकर कानून बना सकती है। ये एक निरंतर संवाद की तरह है। तो ये अधिकार कितने शक्तिशाली हैं? मैंने पढ़ा है कि संविधान का अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। अगर ऐसा कानून बनता है तो वो रद्द माना जाएगा। ये तो बहुत मजबूत गारंटी लगती है। ये मजबूत है, लेकिन इसमें एक भारतीय बारीकी है जो इसे अमेरिकी मॉडल से अलग करती है। अमेरिका में अधिकार लगभग पूर्ण यानी एब्सोल्यूट है। भारत में संविधान खुद संसद को अधिकारों पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की शक्ति देता है। उचित प्रतिबंध, ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि आपके अधिकार एक ऑन ऑफ स्विच की तरह नहीं है, बल्कि एक वॉल्यूम नॉब की तरह है। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप भीड़ भरे थिएटर में मजाक के लिए आग नहीं चिल्ला सकते। वहां आपकी आज़ादी पर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, उचित क्या है, ये कौन तय करेगा? और मुझे लगता है कि इसी सवाल के केंद्र में हमारे संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और विवादास्पद मुद्दा रहा है संपत्ति का अधिकार।
एक ऐसा अधिकार जो कभी मौलिक था पर अब नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये भारत की आत्मा के लिए एक वैचारिक लड़ाई थी। एक तरफ जमींदारी उन्मूलन और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे समाजवादी लक्ष्य थे, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। सरकार को लगा कि ये मौलिक अधिकार उनके सामाजिक और आर्थिक सुधारों के रास्ते में आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि एक मौलिक अधिकार सरकार की नीतियों के आड़े आ रहा था, तो सरकार ने उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। डिमोट कर दिया गया। ये भाग 3 के वीआईपी क्लब से निकलकर अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बन गया। वीआईपी से सामान्य, इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा था। पहला, अब अगर सरकार आपकी संपत्ति अवैध रूप से लेती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। आपकी वो इमरजेंसी हेल्पलाइन काट दी गई। दूसरा, पहले सरकार को संपत्ति लेने पर मुआवजा देना पड़ता था, जिसका मतलब था बाजार की कीमत। अदालतों में से चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें भी कुछ बदलाव किया गया था। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प कानूनी रणनीति थी। 25वें संशोधन में सरकार ने मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन शब्द को बदलकर राशि यानी अमाउंट कर दिया, क्योंकि राशि कुछ भी हो सकती है जो सरकार तय करे, और अदालतें उस पर आसानी से सवाल नहीं उठा सकती थी। और 44वें संशोधन ने तो ये बची खुची सुरक्षा भी काफी हद तक हटा दी। सरकार का तर्क था कि संसद लोगों की सबसे बड़ी संरक्षक है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का मकसद ही बहुमत वाली संसद की तानाशाही से बचाना है। ये संपत्ति का अधिकार की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर संसद एक मौलिक अधिकार को लिस्ट से हटा सकती है, तो क्या वो किसी भी अधिकार को हटा सकती है? क्या वो कल को समानता के अधिकार को बदल सकती है? आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा है जिसने अगले 20 साल तक भारतीय न्यायपालिका और संसद के बीच एक संवैधानिक महासंग्राम को जन्म दिया। ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इसकी कहानी 3 हिस्सों में है। बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो पहले चरण में 1967 तक सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संसद ही बॉस है। वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, मौलिक अधिकारों को भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ हुआ होगा जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक एक यू टर्न ले लिया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च और अलंघनीय है। वो संविधान की आत्मा है और संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। ये उस समय की शक्तिशाली इंदिरा गांधी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अरे वाह, ये तो न्यायपालिका और सरकार के बीच सीधी टक्कर हो गई, जैसे अंपायर ने अचानक खेल के नियम ही बदल दिए हों। सरकार ने इसका जवाब कैसे दिया? सरकार ने 1971 में 24वां संशोधन लाकर जवाब दिया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, बदलने की पूरी शक्ति है। अब तो टकराव तय था। एक तरफ संसद कह रही थी हम संविधान बदल सकते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही थी आप मौलिक अधिकारों को हाथ नहीं लगा सकते। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले केशवानंद भारती केस 1973 में मिला। यहीं से मूल संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आया, जो एक शानदार न्यायिक खोज थी। अदालत एक बहुत मुश्किल स्थिति में थी। वो संसद की शक्ति को पूरी तरह छीन भी नहीं सकती थी, पर उसे संविधान को बचाना भी था। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। अदालत ने माना कि 24वां संशोधन वैध है, यानी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। शर्त ये थी कि संसद संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। मूल संरचना? ये क्या है? नींव के खंभे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने वो तोड़े तो पूरा घर ही ढह जाएगा। और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और मौलिक अधिकार, ये सब उस नींव के खंभे हैं। कमाल है। तो आखिरी फैसला ये हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर सकती। मतलब वो एडिट कर सकती है, डिलीट नहीं कर सकती। क्या शानदार समाधान है। चलिए अब इसे थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ये अधिकार कितने सुरक्षित हैं, पर ये अधिकार मिलते किससे हैं? क्या ये भारत में रहने वाले हर इंसान को मिलते हैं या सिर्फ भारतीय नागरिकों को? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ
भारत की धरती पर मौजूद हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो विदेशी पर्यटक ही क्यों न हो। अच्छा, तो कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए आरक्षित है? जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाता है। अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका देता है। अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने, इकट्ठा होने और संघ बनाने जैसी आजादियां हैं। और अनुच्छेद 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार देते हैं। और जो अधिकार सभी को मिलते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने सब बराबर है, अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 25 यानी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ये अधिकार किसी भी विदेशी नागरिक को भी मिलेंगे। ये तो बहुत साफ हो गया। अब एक और जरूरी सवाल, ये अधिकार हमें किससे बचाते हैं? जाहिर है सरकार से, लेकिन क्या एक आम नागरिक से भी? मतलब अगर मेरा पड़ोसी मुझसे भेदभाव करता है तो क्या मैं उसके खिलाफ अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता हूं? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। ज्यादातर अधिकार राज्य के खिलाफ एक ढाल है। अनुच्छेद 12 के मुताबिक राज्य का मतलब बहुत व्यापक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, नगरपालिकाएं, यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी। लेकिन मेरे पड़ोसी के खिलाफ? आमतौर पर नहीं, लेकिन इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि दूसरे निजी व्यक्तियों से भी बचाते हैं। इन्हें अधिकारों का क्षैतिज प्रभाव यानी हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। कौन से हैं ये अधिकार? जैसे अनुच्छेद 15(2) कहता है कि किसी को भी दुकानों, होटलों या कुओं जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर। ये ऐसे अपराध हैं जो अक्सर निजी व्यक्ति ही करते हैं। तो ये अधिकार जमीन पर लागू कैसे होते हैं? अगर कोई निजी व्यक्ति छुआछूत करता है तो क्या होता है? ये बहुत अहम बात है। ये अधिकार अपने आप लागू नहीं होते। संसद को इन्हें लागू करने के लिए अलग से कानून बनाने पड़ते हैं ताकि उल्लंघन करने वाले को सजा दी जा सके। जैसे अस्पृश्यता के खिलाफ सजा देने के लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बनाया है। बिना ऐसे कानून के इन अधिकारों को निजी व्यक्तियों के खिलाफ लागू करना बहुत मुश्किल है। और मान लीजिए कि राज्य ही किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हमारे पास क्या उपाय है? यही तो सबसे जरूरी सवाल है। यहीं पर मौलिक अधिकार मौलिक बनते हैं। अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का, जो संविधान के भाग 3 में है, हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और बाकी अधिकारों के लिए, जैसे संपत्ति का अधिकार, जो अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरे कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको सामान्य मुकदमा दायर करना होगा या अनुच्छेद 22(6) के तहत हाई कोर्ट जाना होगा। यही वजह है कि मौलिक अधिकारों को इतना खास माना जाता है, क्योंकि उनके संरक्षण की गारंटी सीधे देश की सर्वोच्च अदालत देती है। तो कुल मिलाकर भारत के मौलिक अधिकार एक अनोखा मिश्रण है। ये अमेरिका की तरह पूर्ण या असीमित नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की तुलना में ज्यादा मजबूत न्यायिक सुरक्षा के साथ आते हैं। ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज हैं जिसे केशवानंद भारती जैसे ऐतिहासिक अदालती मामलों और राजनीतिक संघर्षों ने आकार दिया है। बिल्कुल, ये संसदीय इच्छा और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच एक निरंतर चलने वाले संवाद को दर्शाते हैं। ये एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश है जो आज भी जारी है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे स्रोतों में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ अधिकारों की व्याख्या को बहुत व्यापक बनाया है, खास तौर पर अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार की। संविधान में तो सिर्फ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता लिखा है, लेकिन अदालतों ने इसकी व्याख्या में गरिमा से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, यहाँ तक कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जब अदालतें ऐसा करती हैं तो क्या वे संविधान के मूल इरादे को ही खोज रही हैं, या वे ऐसे नए अधिकार बना रही हैं जो शायद संविधान निर्माताओं ने कभी सोचे भी नहीं थे? व्याख्या करने और कानून बनाने के बीच की ये महीन रेखा
आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?